हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको बताया था अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी का है। टारगेट टर्म 2021 के नाम से अल्टीमेट अकाउंटेंसी उस बुक से लिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा क्या है। डिटेल्ड वीडियो के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है assertion a new partner can be admitted if it is agreed in the partnership deed, but in the absence of partnership deed a new partner can be admitted only if all the partners agree to admit that partner। रीज़न क्या दिया है? सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। ऑप्शन क्या दिया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट इन व्यू ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बी ऑप्शन, assertion and reason both are correct but reason is not correct explanation of assertion। सी ऑप्शन, both assertion and reason are correct। डी ऑप्शन, only assertion is correct। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बताया है कि जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इफ़ इट इज़ एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड। अगर रिटन एग्रीमेंट उन्होंने किया है, उनके पास पार्टनरशिप डीड है और उसमें उन्होंने एडमिशन के लिए कुछ मेंशन किया है, तो ही वो एडमिट हो सकता है। बट अगर उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है जब सारे पार्टनर उस पार्टनर को एडमिट करने के लिए एग्री हों। और ऐसा बताया गया है कहाँ पे? सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इंट्रोडक्शन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए दो में से एक होना चाहिए, या तो एग्रीमेंट में दिया हो या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न जब एप्लीकेबल होगा, तो जब सारे पार्टनर एग्री होंगे तो ही किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट इन व्यू ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? असर्शन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल टू गेट राइट इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। कैपिटल किस लिए लेके आता है? एसेट्स में राइट के लिए। ही ऑल्सो ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल टू गेट द राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। गुडविल किस लिए लाता है? कि जिससे उसे फ्यूचर में प्रॉफिट मिल सके, और फ्यूचर में प्रॉफिट अगर उसे पाना है तो जो पुराने पार्टनर का शेयर है वो अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेंगे तब इसको मिलेगा। और सेक्रीफाइस करने के बदले क्या उन्हें चाहिए? कंपनसेशन चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा तो उसी से उनको कंपनसेशन का पेमेंट होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। रीज़न क्या बताया है? A partner may be exempted from the premium for goodwill. In such a case, he will bring only his capital amount, but he will get both the right to share the assets of the firm as well as right to share the future profits of the firm। तो यहाँ पे क्या दिया है? Choose the correct option from the following। A, assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। बी ऑप्शन है, assertion and reason both are correct but reason is not correct explanation of assertion। सी ऑप्शन, both assertion and reason are not correct। डी ऑप्शन, only assertion is correct। तो इसमें से कौन सा सही होगा? दो ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं। assertion सही होगा कि reason सही होगा कि दोनों सही होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे असर्शन में दिया है अ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल टू गेट राइट इन द एसेट। बोला है कि एसेट में राइट के लिए वो कैपिटल लाता है और प्रॉफिट में शेयर के लिए गुडविल लाता है। और यहाँ पे क्या बोला? अब
पार्टनर मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीमियम फॉर गुडविल, एग्जेम्प्टेड हो सकता है। इन सच अ केस ही विल ब्रिंग्स ओनली हिज कैपिटल अमाउंट बट ही विल गेट बोथ द right to share the assets of the firm as well as right to share the future profits of the firm। तो ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको कि ऐसा राइट इसको क्यों मिल रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, बट यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका है ये नहीं है। जो हमारा रीज़न है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो दोनों चीज़ें ला रहा है, कैपिटल भी ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है, दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये क्या बात कर रहा है कि वो क्या ला रहा है, सिर्फ कैपिटल ला रहा है, ओनली कैपिटल ला के दोनों ले लेगा। जबकि यहाँ पे ये बात तो सही है कि सिर्फ कैपिटल लाएगा, एग्जेम्प्टेड है तो उसे प्रॉफिट में शेयर भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसे प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। करेक्ट दोनों है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, assertion at the time of admission of a new partner assets will be revalued, liabilities will be reassessed, gain or loss on revaluation will be shared by the old partners in their old profit sharing ratio। जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट करते हैं, और जो गेन या लॉस आता है उसे क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं ओल्ड पार्टनर में, उनके ओल्ड रेशियो में। सही है, जो गेन या लॉस होगा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रीज़न क्या दिया है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी ब्रॉट टू देयर करेंट वैल्यूज सो दैट न्यू पार्टनर इज नॉट put to an advantage or disadvantage because of the change in values of assets and liabilities। कहने का मतलब ये है कि हम इसका जो है रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं एसेट्स का, और रीअसेसमेंट क्यों करते हैं, और गेन जो आता है उसे पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में शेयर क्यों करते हैं, जिससे कि जो नया पार्टनर है वो एडमिशन के टाइम पे कोई एडवांटेज उसका या डिसएडवांटेज ना हो, या जो नया पार्टनर है उसका कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो। मतलब कि नया पार्टनर आए और लॉस को वो वेयर करे जो एसेट्स पहले से थे, तो ये क्या है, ओल्ड पार्टनर के लिए एडवांटेज बट न्यू पार्टनर के लिए डिसएडवांटेज। या मान लो कि प्रॉफिट हो रहा है और गेन है, उस टाइम पे एसेट्स की वैल्यू बढ़ी हुई है, लेकिन ये एसेट्स पहले का ख़रीदा हुआ एडमिशन से पहले का, और जब हमने रिवैल्यूएशन नहीं किया तो नए पार्टनर को जो राइट मिलेगा वो बढ़ी हुई वैल्यू पे मिलेगा, जबकि बढ़ी हुई वैल्यू का बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, नए पार्टनर का एडवांटेज हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, बट ओल्ड पार्टनर का डिसएडवांटेज होगा। तो दोनों बातें सही हैं, और ये पहले असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है रीज़न। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। और आपको बता दें इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम है हर क्वेश्चन में, तो हमें सिर्फ उसको पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही होगा। ए बी सी डी, ए में दोनों सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बी में दोनों सही है असर्शन रीज़न, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सी में दोनों गलत हैं, और डी में सिर्फ असर्शन सही है। ये ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। असर्शन क्या दिया है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड all free reserves and accumulated profits or losses exist in the balance sheet should be transferred to the old partner's capital or current account in their old profit sharing ratio। हाँ, सही बात है कि जब भी नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं तो जो फ्री रिजर्व बचे हुए हैं हमारे पास, और जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है बैलेंस शीट में दिया गया है, उसे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्या कर देना चाहिए, ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अब रीज़न क्या दिया है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ द फर्म,
Hence it should not be distributed among the partners। ये भी बात सही है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है वो उसकी क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को हम कभी कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करते, सिर्फ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को ट्रांसफ़र करते हैं। दोनों सही है, बट यहाँ पे बात हो रही है रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की, और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हुआ रीज़न हमें नहीं दिख रहा है, ये कुछ और ही बता रहा है, ये लाइबिलिटी के बारे में बताने लगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। एसर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एसर्शन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर if any outstanding liability given in balance sheet is paid by the firm, it will not be shown in the revaluation account। कि जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बैलेंस शीट में दी है फर्म उसका पेमेंट कर देता है, और इसे हम दोबारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो नहीं करते हैं। सही बात है, हम उसको क्यों शो करेंगे? जो आउटस्टैंडिंग है उसका पेमेंट होगा। अगर कोई लायबिलिटी बढ़ घट रही है, ठीक है, पेमेंट को नहीं दिखाते, बढ़े या घटे तो हम सिर्फ उसी को दिखाते हैं रिवैल्यूएशन में। पहला सही है। रीज़न क्या दिया है? Revaluation account is prepared to revalue the assets and to reassess the liability। Revaluation account हम किस लिए बनाते हैं? Assets का revaluation करने के लिए, और liabilities का जो है रीएसेस, लाइबिलिटीज़ को रीएसेस करने के लिए बनाते हैं। यानी किसी एसेट्स के बढ़ने या घटने पे कोई लॉस और लाइबिलिटी के बढ़ने या घटने पे कोई लॉस या गेन हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं, ना कि किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए। तो ये दोनों हमारे सही हैं। और पहला आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को हम क्यों नहीं दिखाते हैं रिवैल्यूएशन में, वो एक्सप्लेन कर रहा है हमारा रीज़न। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्या दिया है? असर्शन दिया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर गुडविल अपेयरिंग इन द एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट विल बी डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या करते हैं? जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया है उसे हम राइट ऑफ करते हैं। तो एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और ओल्ड पार्टनर जो यहाँ पे डेबिट होता है किस रेशियो में होता है? ओल्ड रेशियो में होता है। पहला तो सही है। रीज़न क्या दिया है? प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आता है उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। सही बात है भाई, प्रीमियम का पैसा जब नया पार्टनर लेके आएगा तो एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्रेडिट कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है नए पार्टनर के लिए, तो उनको कंपनसेशन मिलेगा बाय वे ऑफ गुडविल। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं, या करेंट अकाउंट हो सकता है अगर कैपिटल फिक्स है तो सही तो हमारे दोनों हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है एग्जिस्टिंग गुडविल की और रीज़न में बात हो रही है प्रीमियम फॉर गुडविल की, यानी जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है। दोनों डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि सही तो दोनों हैं, बट हमारा जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है असर्शन when partners capitals are fixed, assets taken over by partner will be shown in debit side of his capital account instead of his current account. Reason: fixed tangible assets taken over by the partner will be
considered as a withdrawal of capital in the absence of any other information, choose the correct option from the following। कि जब कोई एडमिशन हो रहा होगा उस टाइम पे अगर कैपिटल फिक्स है और कोई नया पार्टनर जब आता है तो ओल्ड पार्टनर अगर किसी एसेट्स को ले लेता है तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर एसेट्स लिया तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो सही बात है भाई, अगर आप कोई एसेट्स ले रहे हो तो वो आपके कैपिटल से ही अमाउंट को रिड्यूस करेगा। और यहाँ पे जो रीज़न बताया गया है, रीज़न क्या बताया है कि फिक्स्ड टेंजिबल एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर विल बी कंसिडर्ड एज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सही रीज़न बता रहा है कि वो आपके कैपिटल विड्रॉन जैसा होगा कि आपने जैसे कैपिटल विड्रॉ किया हो उसी तरीके से जब आप एसेट्स लोगे तो वो पैसा आपके कैपिटल से ही रिड्यूस किया जाएगा, आपका वो ड्राइंग की तरह ट्रीट किया जाएगा, बट कैपिटल विड्रॉन है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो यहाँ पे हमें दोनों मिल रहा है सही। और रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसर्शन का। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एसर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, एसर्शन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर purchase of a new asset will not be recorded in the revaluation account, but if assets was written off earlier is brought back into the books, it will be shown in the credit side of revaluation account। क्या दिया है कि अगर एडमिशन के टाइम पे हम कोई नया एसेट्स खरीदते हैं तो उसे रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं करते। सही बात है, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं, जब एसेट्स की वैल्यू घटती बढ़ती है, जो एसेट्स हमारे पास ऑलरेडी है उसे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि नए एसेट्स को खरीदने पे। ठीक है, बट इफ़ एसेट्स वॉज रिटन ऑफ अर्लियर, अगर कोई एसेट्स हमारे पास पहले से था उसको राइट ऑफ कर रखा है और उसे दोबारा से बुक में लिखते हैं तो उस एसेट्स की वैल्यू ज़ीरो से फिर बढ़ रही है तो उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स शो होता है अगर एसेट्स के बढ़ने पे कोई गेन हुआ तो एसर्शन आपका करेक्ट है। रीज़न क्या दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स वेदर एसेट्स आर ओल्ड और न्यू, परचेज्ड और सोल्ड। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। हम सिर्फ एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, यानी उसकी नई वैल्यू लिखते हैं। अगर बढ़ी है तो जितनी वैल्यू बढ़ी है वो लिखेंगे, जितनी वैल्यू घटी है वो लिखेंगे, ना कि नए पुराने खरीदने बेचने को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या सही है, सिर्फ एसर्शन सही है, रीज़न हमारा कंप्लीटली रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली एसर्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बुक में इतने ही क्वेश्चंस थे तो इतना ही क्वेश्चन करते हैं। एसर्शन दिया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इफ पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व गिवन इन बैलेंस शीट, instead of crediting the amount of general reserve to the partners directly, an adjustment entry is to be recorded। assertion हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है कि अगर कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, अगर कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है और उस टाइम पे कोई जनरल रिजर्व है और ओल्ड पार्टनर उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है जिसको गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देते हैं। रीज़न दिया है एडजस्टमेंट एंट्री इज रिकॉर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इसको समझिएगा ज़रा, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये का रिज़र्व है और वो मेरा है, यानी मैं हूँ एक जगह पे, ठीक है, एक जगह पे मैं हूँ डी और दूसरी जगह पे एक पार्टनर ए है। हम दोनों का 10,000 रुपये बराबर शेयर था, 5-5 हज़ार रुपये। तीसरे को अगर हम ले आए और अपना जो रेशियो है वो क्या कर लें, 2:2:1 कर लें कि हमारा न्यू रेशियो ये होगा। तो D:A सपोज वो X आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 4,000 4,000 और 2,000 ये हो जाएगा। तो इसमें इसका शेयर तो था ही नहीं,
एक्स का शेयर यहाँ पे तो था ही नहीं ना, ये तो था किसका, डी और ए का था। तो यहाँ पे 1,000 का नुकसान हो रहा है, तो एक्स क्या करेगा, पहले ही इनको 1,000 रुपये पे कर देगा, कंपनसेट कर देगा कि भाई लो तुम अपना 1,000 रुपये ले लो, आपका शेयर कम नहीं होगा, बाद में भले ही मुझे मिलेगा बट आज मैंने आपको दे दिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। तो दोनों सही है और जो आपका रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को कि क्यों हम उसको एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी आपका असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट हो जाएगा और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो जाएगा। तो ये आपका असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना शेयर कैपिटल चैप्टर।